हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल और मेरे ऐप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अभी एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की, और इसमें हमने अपना चैप्टर 1, 2, 3 ख़त्म कर लिया है और आज चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि मनुष्य कैसे, कब, कहाँ, कैसे, क्या, और उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे मनुष्य कैसे शिकारी से उत्पादन तक बनता है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 6 अध्याय 4 क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। तो अध्याय 4 में हमें हिस्ट्री के एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के बुक में पढ़ना है। कब्रें हमें क्या बताती हैं और क्या बताती हैं किताबें और कब्रें, मतलब किताबें जो प्राचीन ग्रंथ है उनसे हमें क्या पता चलता है, और जो कब्र है जिसमें लाशों को दफनाया जाता था उनसे हमें क्या पता चलता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये चैप्टर है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो ये वाला चैप्टर आज हम लोग ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन में कहानियाँ अतीत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो जो कहानियाँ हैं वो अतीत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। इतिहासकार प्राचीन ग्रंथों, महाकाव्य, कहानियों, शिलालेख, चित्रों और कब्रों आदि से जानकारी एकत्रित करते हैं। तो इतिहासकार प्राचीन ग्रंथ जो थे, जो कब्रें थीं, जो पत्थरों की खुदाई होती थी, उनसे बहुत सारी जानकारी एकत्रित करते हैं और इसी से हमें सब कुछ इतिहास के बारे में पता चला है। महाकाव्य, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महाकाव्य और उससे हमें क्या क्या पता चलता है। तो महाकाव्य, रामायण और महाभारत दो महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिनसे हमें इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रामायण के बारे में। रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। इनकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। मुख्य पात्र हैं इसके राम, सीता, लक्ष्मण, रावण और हनुमान, ये तो सबको पता होगा। शिक्षा, रामायण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्तव्य, नारी सम्मान, भाईचारा और धर्म पालन की शिक्षा हमें रामायण से मिलती है। फिर दूसरा महाकाव्य है महाभारत। रचयिता वेद व्यास। मुख्य पात्र अर्जुन, कृष्ण, द्रौपदी, कर्ण, भीष्म। शिक्षा, धर्म संकट, युद्ध नीति, कर्तव्य पालन, इससे हमें शिक्षा मिलती है। धर्म संकट, युद्ध नीति और कर्तव्य पालन की शिक्षा मिलती है। महत्व, अब इस महाकाव्य का क्या महत्व था? तो सबसे पहले समाज कैसा था। महाकाव्य से हमें पता चलता है कि समाज कैसा था, पुराने टाइम का समाज कैसा हुआ करता था। राजा और प्रजा के क्या कर्तव्य थे, राजा और प्रजा के क्या कर्तव्य हुआ करते थे, युद्ध कैसे होते थे, महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये सारा कुछ हमें महाकाव्य के अध्ययन से पता चल जाता है। किताबें हमें क्या बताती हैं, अब देखेंगे हम लोग किताबें हमें क्या बताती हैं। तो ऋग्वेद बहुत प्राचीन, तो हम जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हमें पता है कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, वेद 4 होते हैं। और ऋग्वेद की रचना 3500 साल पुरानी हुई थी। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और इसकी भाषा संस्कृत में थी, प्राकृत संस्कृत में, जो कि अभी वैदिक संस्कृत और प्राकृत संस्कृत जो कि अभी वाले संस्कृत से थोड़ी सी अलग होती थी। देवताओं की स्तुतियाँ हैं इसमें, इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, इसमें देवताओं की स्तुतियाँ है। यज्ञों और बलिदानों की चर्चा है। समाज में विभाजन, ये समाज में विभाजन करता है, राजा, पुजारी और आमलों का विभाजन करता है। ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं, ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं। प्राक या संस्कृत या वैदिक संस्कृत में 1028 श्लोक हैं। और ऋग्वेद ऐसा वाचन है, ऋग्वेद में वाचन किया जाता है, ऋग्वेद को बोल करके बताया जाता है, मतलब ये लिखित नहीं, मतलब इसको गुरु जो है वो बोल करके छात्रों को बताते थे। और इसमें 10,000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहा जाता है। और ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं 10,000 से भी ज़्यादा, उनको सूक्त कहते थे और सूक्त को पुरुष लिखते थे। और कहीं कहीं पर ये सूक्त जो है वो स्त्रियां भी लिखती हुई नजर आएंगी, लेकिन अधिकांश सूक्त पुरुष ही लिखे गए हैं। और सूक्त क्या होता था, प्रार्थना होती थी और इसको वाचन द्वारा बोला जाता था, न कि लिख कर। इसका प्रमाण मिलता है कि ये बोल के बताया गया था। और ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, क्योंकि उस टाइम में कुछ लिखने का स्रोत नहीं था तो इसलिए लोग बोल करके ही पढ़ा दिया करते थे। तो भोज वृक्ष की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि है, भोज वृक्ष की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि।
कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो ये भुर्ज की छाल पर लिखा गया ऋग्वेद का प्राचीन पांडुलिपि प्राप्त हुआ है, जो कि भुर्ज की छाल पर लिखा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उपनिषद क्या होता था। तो आत्मा, ज्ञान और मोक्ष जैसे विषय, उपनिषद आत्मा, ज्ञान और मोक्ष जैसे विषय होते थे। इसमें ब्राह्मणों और दार्शनिकों द्वारा रचित होता था। ये ब्राह्मणों और दार्शनिकों द्वारा रचित होता था। जातक कथाएं, बौद्ध धर्म की कहानियां हैं। जातक कथाओं में बौद्ध धर्म की कहानियां हैं, भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां हैं इसमें, और आम जीवन से जुड़े नैतिक पाठ हमें जातक कथाओं में देखने के लिए मिलते हैं। तो किताबें हमें क्या बताती हैं, मतलब प्राचीन काल में जो किताबें थी, वेद थे, उनसे हमें पता चलता है कि समाज कैसा था और समाज का बनावट, समाज की बनावट कैसी थी, क्या क्या ज्ञान दिए गए थे, वो सारा कुछ हमें मिलता है ऋग्वेद से, उपनिषद से और जातक कथाओं से पता चलता है। इतिहासकार इनका अध्ययन करते हैं और पता करते हैं कि पिछले टाइम का समाज कैसा हुआ करता था। अब कब्र क्या बताती हैं, तो कब्र में खुदाई करने से ऐसा प्राप्त हुआ है कि कुछ लोग जो अमीर हुआ करते थे वो बहुत सारी वस्तुएं अपने कब्र में डालते थे, दफनाते थे, और गरीब लोगों के कब्र में कम वस्तुएं होती थी। जैसे अमीरों के कब्र में शंख मिलते थे, चांदी, सोना, ये सब मिलता था, और गरीबों के कब्र में मिट्टी के बर्तन, ये सब मिलते थे। तो इससे पता चलता है कि लोग अमीर और गरीब भी हुआ करते थे, और एक ही परिवार के लोगों का कब्र एक जगह होता था, उसी के अंदर रास्ता बनाया जाता था और उसी के अंदर से परिवार के सदस्यों को दफनाया जाता था। एक इनाम गांव का कब्र बहुत ही फेमस है। 3600 साल पुराना स्थल है ये। मृतकों की विशेष कब्रें, यहाँ पर इनाम गांव से मृतकों की विशेष कब्रें मिली हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो कि लाल मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, और सभी कब्रों से इसी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। औजार मिला है, खाने की चीज़ को भी दफनाया जाता था, औजारों को भी दफनाया जाता था। अलग अलग कब्रों से पता चलता है कि अमीर गरीब में भेद था, और यहाँ पर जो कब्रें मिली है उससे पता चलता है कि अमीर और गरीब में भेद हुआ करता था, क्योंकि उस कब्र में वस्तुएं जो निकली हैं उससे पता चलता है कि अमीरों के साथ और गरीबों के साथ किस किस तरह की चीज़ें दफनाई जाती थी। कब्रों से पता चलता है मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास था लोगों को। धार्मिक परंपरा और संस्कार, समाज का वर्गीकरण, दैनिक जीवन की चीज़ें, खान पान, पहनावा, ये सारा कुछ कब्रों से पता चलता है। मौखिक परंपरा थी, कहानियाँ बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था, बाद में नहीं लिखा गया था। इस कारण अलग अलग संस्करण मिलते हैं, क्योंकि बोल करके लोग कितना दिन ही याद रखेंगे, तो कुछ भूल भी जाते थे, तो संस्करण अलग अलग हो जाते थे। ऋग्वेद भी ऐसे ही वाचन किया जाता था। इसमें 10 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्तों के रचयिता पुरुष होते थे, कहीं कहीं महिलाएँ भी सूक्तों की रचयिता है। सूक्त मतलब प्रार्थना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स। कब्रों से पता चलता है कि लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे। किताबों से पता चलता है कि समाज की धर्म राजनीति कैसी थी। रामायण महाभारत इतिहास का दर्पण है। ऋग्वेद में 1028 श्लोक, प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, जो कि अभी के संस्कृत से थोड़ा सा अलग है। इनाम गांव से समाज की अर्थव्यवस्था और वर्ण व्यवस्था समझ में आती है। इतिहास सिर्फ तारीखों पर नहीं, कहानियों का इतिहास सिर्फ तारीखों का ही नहीं बल्कि कहानियों का भी दस्तावेज है। ऋग्वेद का एक वाचन है जिसमें विश्वामित्र नदियों से बात कर रहे हैं। ये आप लोग चैप्टर में पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों के लिए, घोड़ों के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, और ये सब चैप्टर में पढ़ा जा सकता है। तो आप लोग एक बार बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए। और ये एक कब्र मिला है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान कहा जाता था। यहाँ दिखाया गया सिस्टम में एक पोर्ट होल होता था, जो शायद पत्थरों के बने कमरे में जाने का रास्ता था। तो इसमें एक रास्ता हुआ करता था, उस रास्ते से कब्र में जो कमरा बनाया जाता था उसमें से लोग जाके अपने सदस्य के पास उसके लाश को दफना सकते थे। कब्र से मिले लोहे हैं, ये कब्र से मिले सामान है, ये सारा कुछ कब्र से मिला है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और यहाँ पे सुमेलित करने का दिया हुआ है, तो इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा। फिर इन द ब्लैंक्स, और ये बना के कमेंट सेशन में मुझे बता सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है चैप्टर 5 में राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। तो यहीं पे इस चैप्टर को ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और ऐप को और मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन